स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो है साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 हम लेकर के आए इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझे थे और गोलीय लेंस गोलीय दर्पण के बारे में। इसमें जो हम प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय लेंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम समझते हैं कि अपवर्तन क्या है। परावर्तन हम समझ लिए थे कि यदि कोई प्रकाश जो है चमकीली सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में जो है यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो जो है अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब के पास आती है। ये घटना जो है कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे ये जो है हमारे पास है आयताकार कांच का स्लैब है, आयताकार है, ये जो है कांच का स्लैब है। अब इसमें से यदि हम प्रकाश को गुजारेंगे, जैसे हम यहाँ पे करके देखेंगे, ये जो है हमने एक आयताकार कांच का स्लैब जैसे मेरे पास है, यहाँ पे मैंने बना लिया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे दे देते हैं ABCD। ये हो गया ABC और ये हो गया D। अब इसमें से जो है हमें प्रकाश को ले जाना है। यदि प्रकाश जो है आएगा, यहाँ से प्रकाश आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद जैसे इसे जो है जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जा करके जैसे इसे जो है इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है यहां से एक इसमें परपेंडिकुलर होगा, लंब इस पे डाल देंगे। ये हो गया यहाँ पे लंब। अब ये जो है अपने रास्ते से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ये जो है प्रकाश आ रही है, यानी इसका हम कुछ नाम दे देते हैं कि ये जो है जो आती है प्रकाश उसे बोलते हैं आपतित किरण। तो ये यहाँ से आपतित किरण, ये जो है अभिलंब है, इसका नाम दे देते हैं M और N। MN क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ जो है A और B, AB हो गया यहाँ पर आपतित किरण। अब ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के क्या होता है, ये अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी कि जो है एक माध्यम, यानी ये जो मान लीजिए ये है विरल माध्यम और ये कांच है, इसे मान लीजिए सघन माध्यम। सघन यानी कि ये जो है इसका जो कण है वो पास पास है, घना है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी, जैसे ये कांच है, अब इसमें से यदि हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो ये सीधा ना जाकर के क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जिसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन फिर जो है सघन से विरल में जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, फिर ये विरल माध्यम मेरा आ गया। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, इसे जाना, यहाँ पर भी एक अभिलंब होगा, यहाँ पर भी मैं एक अभिलंब बना लेता हूं। यहाँ पर जो है हम यहाँ पे दे दिए AB आपतित किरण, इसका नाम देते हैं C और ये हो गया D। और यहाँ से फिर ये MN क्या हो गया, लंब हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए AB क्या है, आपतित, जो किरणें आती है वो आपतित किरण कहलाती है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे AB जो हो गया वो हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से BC जो हो गया वो क्या, कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन। तो यहां हो जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और फिर जो है यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर प्रकाश निकली, जो प्रकाश यहां निकलेगी उसे हम बोलेंगे निर्गत किरण, यानी CD यहां पर हो गया निर्गत किरण, निर्गत किरण। अच्छा, यहां पर जो है MN क्या है, अभिलंब है, MN हो गया यहां पर अभिलंब। और ABCD एक आयताकार कांच का स्लैब है, ये आप लिख लीजिएगा। ABCD एक आयताकार कांच का स्लैब है, स्लैब है। तो ये जो है यही घटना कहलाती है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जैसे आप पानी में जो छड़ी डालते हैं या पेंसिल डालते हैं तो वो ना हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो मुड़ा हुआ प्रतीत कैसे हुआ, क्योंकि प्रकाश जो है विरल माध्यम से कहां चला गया, पानी में, यानी सघन माध्यम में, जिस वजह से वो जो है सीधा ना दिखाई दे के हमें थोड़ा सा जो है लगता है ऐसे कि इसे मुड़ा हुआ है। यही वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये कांच ले सकते हैं, कांच भी मतलब सघन माध्यम हो गया, पानी क्या हो गया सघन माध्यम, हवा क्या हो गया विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये जो है आप ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, बाकी ये सब जो बनाना कंपलसरी है, आप जो है अपने नोट्स में ये सब बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ नियम है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी कुछ नियम है। इसमें क्या नियम है, पहला बोला गया है कि आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होंगे, यानी एक ही तल पर होंगे। कहने का मतलब है कि जो किरणें आ रही है उसके बाद आपतन बिंदु, यानी यहाँ पर जैसे ये कांच, आयताकार कांच का स्लैब है ये, फिर अभिलंब होगा, फिर जो यहाँ से जो अपवर्तित किरण होगी, फिर यहाँ से जो निर्गत किरण होगी, सब जो है एक ही तल, जैसे बोर्ड क्या है, एक तल है। तो कहने का मतलब यहाँ से प्रकाश आया तो इधर ऐसे हो सकता है, इधर ऐसे मुड़ सकता है, लेकिन जब बोर्ड से ऐसे ना बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये एक ना तल हो गया, यानी एक ही तल पे ये सब होंगे। ये हो गया इसका पहला नियम। उसके बाद है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब होता है रंग, के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे ऐसे समझिए कि ये जो है आयताकार कांच का स्लैब है, तो यहां से ऐसे करके प्रकाश आई, यहां से ऐसे करके मुड़ी, फिर ऐसे करके चली गई। अब ये जो है यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ पर भी क्या होगा, अभिलंब। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ये जो है अपवर्तित कोण और ये जो है आपतित कोण होगा, और ये अपवर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण को बोलते हैं आई, और ये हो जाएगा आर। अच्छा, आर वहां भी करते थे लेकिन वो रिफ्लेक्शन होता था, परावर्तन का मतलब हुआ रिफ्लेक्शन, और ये हो रहा रिफ्रेक्शन। तो यहां भी हो जाएगा क्या, एक हो गया कोण आई और एक हो जाएगा यहाँ पर भी कोण आर। तो वहां पर तो हम देखते थे कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था। लेकिन यहां बोला गया कि यदि जो है किरणें आ रही है और अपवर्तन का नियम हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, तो इसमें आई और आर के बीच में क्या संबंध होगा। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्नेल, तो उन्होंने एक नियम बताया यहां पर कि यहां पर जो है साइन आई और बटा साइन आर, ये ना इसको जब हम अनुपात में निकालेंगे तो एक नियतांक निकल के आएगा, यानी एक फिक्स होगा। तो ये हो गया नियतांक। यानी कहने का मतलब साइन जो है जिसे हम बोलते हैं ज्या, ज्या मतलब हिंदी में बोला जाता है ज्या, उसको भी साइन में बोलते हैं। अब आई क्या है, कोण, जो कुछ कोण होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो साइन उस कोण के मान को संख्या में बदल देता है। तो ये बोला गया कि साइन आई बटा साइन आर क्या होगा, नियतांक होगा, यानी फिक्स होगा। यदि हम कोई एक कलर लेंगे तब कलर चेंज करेंगे तो उसका मान अलग बदल जाएगा। जैसे हम सफेद कलर ले रहे हैं तो सफेद कलर के लिए जो आई होगा वो आर होगा, उसका एक फिक्स नियतांक होगा। यदि हम कलर चेंज कर दिए, लाल ले लिए, तो उसमें अलग नियतांक निकल के आएगा। तो एक अलग अलग रंगों का अलग अलग होता है। इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम, क्योंकि ये जो है नियम किसने दिया था, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात, जैसे हम अभी पढ़े ना कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, तो इसमें ना हम एक ना फिक्स रंग के लिए करते हैं। जैसे हम यहाँ पे करेंगे कि साइन आई और बटा हो जाएगा साइन आर, ये एंगल है, एंगल आई एंगल आर, तो ये क्या निकल के आएगा, नियतांक। नियतांक यानी कोई फिक्स होगा। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि एक कलर ले ले, ब्लू ले लें, बैगनी ले रहे हैं, या जो है लाल ले रहे हैं, सफेद ले रहे हैं, तो उसके लिए एक नियतांक निकल के आएगा, वही होता है साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि प्रकाश की गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितना तेजी चल रहा है या कितना धीमा चल रहा है, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। आगे समझते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है प्रकाश की चाल। जैसे हम वायु में लेते हैं, जिसे निर्वात भी बोलते हैं, तो दोनों निर्वात और वायु लगभग एक ही होता है, जिसमें जो है प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बाकी अलग अलग होता है, जैसे वायु में ये अपवर्तनांक है, बर्फ का ये होता है। कुछ जो हमें याद रखना पड़ता है, जैसे हीरा का याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है हीरा का होता है, बाकी सबसे कम हो गया वायु का। बाकी ये सब बीच में केरोसिन का ये होता है, सघन जो ये कार्बन इसमें हो गया, खनिज नमक में कनाडा, ये सब जो तमाम आपके जो बुक में दिया गया ये सब है। तारपीन का तेल हो गया, ये सब जो बुक में कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो ये सब आपको क्लियर रखना कि सबसे ज्यादा किसमें होगा, हीरा में, सबसे कम अपवर्तनांक किसमें, वायु में। तो ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात क्या है, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सब हमें बताता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए हम समझते हैं गोलीय लेंस के बारे में। गोलीय लेंस एक जो कांच का टुकड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। अच्छा, हम दर्पण के बारे में पढ़े थे, दर्पण एक तरफ से क्या होता था, उसमें पेंट किया हुआ होता था, लेकिन जो लेंस पेंट किया हुआ नहीं, ये क्या होता है, पारदर्शी, यानी हम इसके आर पार देख सकते हैं। गोलीय लेंस इसमें बोला गया है कि ये जो है दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम है, जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे लेंस गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो ये जो है हमारे पास जो है ये है उत्तल लेंस। ये जो है उत्तल लेंस क्या होगा, बीच में मोटा होगा। जैसे हम इसे ऐसे पकड़े हैं तो आप जो अनुभव देख रहे होंगे, पता आपको चल रहा होगा हल्का हल्का कि ये ना बीच में ऐसे करके मोटा है।
अच्छा, हम उसी को ये पकड़ेंगे तो ये ना, ये बीच में पतला है और किनारों पे क्या है, मोटा है। जब हम ऐसे ऐसे करके पकड़ रहे हैं, इसका पता चल रहा होगा, धीरे आप गौर कीजिएगा कि इसके किनारों पर क्या है, मोटा और बीच में पतला। लेकिन वही जब हम उत्तल लेंस लेंगे तो ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। इसको हम उत्तल को ऐसे दिखाएंगे क्योंकि बीच में हो गया मोटा, और अवतल को ऐसे लिखेंगे, ये हम दिखाना डायग्राम बना करके बीच में हमें पतला करना है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। गोलीय लेंस से संबंधित यहाँ पे देखिए कुछ उसमें हमें मुख्य उसमें शब्दावली यानी टॉपिक उसमें क्लियर करना होता है। जैसे ये यहाँ पर दोनों लेंस में हम देखते चलेंगे एक साथ। जैसे ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। इसमें पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो है, ये जो लेंस जो होता है वो किसी न लेंस जो करेंगे तो ये किसी न किसी एक गोले का टुकड़ा, जैसे हम दर्पण में कर रहे थे तो दर्पण में एक होता था, जैसे ये हम दर्पण लेते हैं तो इसका हम यदि बनाएंगे तो एक ऐसे करके बन के निकल के आएगा। लेकिन वही दर्पण लेंस में करेंगे तो इसमें दो गोले निकल के आएंगे। एक जो है इधर ऐसे करके एक बनाइएगा तो एक इधर ऐसे बनेगा, और एक इधर करेंगे तो ये एक ऐसे निकल के आएगा। यानी इसमें ना कह सकते हैं कि ये दो गोलों का क्या है, टुकड़ा है। तो इसमें बोला गया है वक्रता केंद्र, जिसे 2F या C भी बोलते हैं। तो एक इधर मेरा C हो जाएगा, C1, और इसे बोलेंगे इधर एक C निकल के आएगा, इसे बोलेंगे C2, जिसे C1 और C2 बोलते हैं। अच्छा, उस बात करें उत्तल लेंस में तो उत्तल लेंस में भी वही होगा। जैसे ये भी ऐसे करके हम करेंगे तो ये भी क्या निकलेगा, एक जो है गोले का टुकड़ा निकलेगा। तो इधर हम कर देंगे इसका C1, और ये वाला जो भाग है ये भी ऐसे करके जाएगा तो एक ये भी है, एक गोले का टुकड़ा निकलेगा, इसे भी हम बोलेंगे। इधर एक केंद्र बनेगा तो इसका बन जाएगा C2। तो ये हो गया C1 और C2 दोनों लेंस के लिए, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। अगला है प्रमुख अक्ष, जिसे प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। तो C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उसे हम बोलते हैं प्रमुख अक्ष या प्रधान अक्ष। जैसे हम यहाँ पे ऐसे करके एक खींच दिए, ये लाइन बन गया। अब ये जो लाइन बना ये क्या है, प्रमुख अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो गया, प्रमुख अक्ष या प्रधान अक्ष से बोलेंगे। तो ये ना एक काल्पनिक रेखा, जैसे हमने यहाँ पे लेंस लिया तो यहाँ से बीच में से कोई वास्तविक रेखा नहीं गई है, ये एक काल्पनिक रेखा है। उसी तरह से इसमें अवतल लेंस में देखते हैं तो इसमें भी कोई रेखा बीच में से नहीं है, ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा। यानी हम मान के चलते हैं कि ये जिस गोले का टुकड़ा होगा उसका केंद्र इधर से एक C1 और एक उधर C2 होगा, वो दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रमुख अक्ष। तो प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र जो होगा वो दोनों लेंसों का बीच वाला भाग, बीच में पॉइंट एक होगा, उसे हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, इसे O से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हम चलते हैं अवतल लेंस में तो ये मान चलिए बीच में ये हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, हम O से दिखाएंगे। यहाँ उत्तल लेंस में चलेंगे तो यहाँ पर भी एकदम बीच वाला पॉइंट ले लेंगे, वो कहलाएगा प्रकाशीय केंद्र, O से दिखाएंगे। जैसे ये है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो है एकदम बीच में लेना है, ये उत्तल लेंस एकदम बीच वाला जो मध्य पॉइंट जो होगा वो क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र। वही अवतल लेंस में बात करें तो ये एकदम बीच वाला पॉइंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रकाशीय केंद्र। तो ये तीन चीजें क्लियर हुई। मुख्य फोकस या फोकस जिसे बोलेंगे, देखिए अब अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक जो है ये काल्पनिक रेखा हो गई, इधर जो हो गया मेरा C1 और इधर हो गया मेरा C2। अब जो मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य फोकस भी दो होगा, एक ये साइड एक इधर होगा, तो इसके ना बीच में लेना है। तो ये हो गया मेरा F2 और इधर हो जाएगा मेरा F1। ये हो गया उत्तल लेंस, अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए बात करें तो ये मेरा हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे। ये मेरा हो गया इधर C2 और ये हो जाएगा इधर C1। इधर में भी यदि बीच में जाएंगे, एकदम बीच में प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में मेरा क्या मिलेगा, मुख्य फोकस इधर F1 और इधर मिल जाएगा मेरा F2। तो इसमें जो है वक्रता केंद्र भी दो होते हैं लेंस में, और जो है मुख्य फोकस भी दो होते हैं। दर्पण के लिए एक होता था। इसमें द्वारक, द्वारक यानी जो है इसका व्यास होगा, व्यास का जिस गोले का ये भाग है उसका व्यास। जैसे हम ये मान चलेंगे ऐसे करके खींच देती है, क्या बन गया मेरा द्वारक, इसे बोलेंगे ये व्यास ही है। ऐसे करके खींचेंगे तो ये क्या बन गया मेरा व्यास। तो ये व्यास ही है, इसे MN या ABC जो भी दिखाना दिखा दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ भी बात करें तो ये मेरा क्या हो गया, द्वारक हो गया, जिसे MN या AB जो भी नाम देना दे दीजिए। तो ये मेरा हो गया द्वारक। वक्रता त्रिज्या, वही जो है इसका जो है यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसे R से दिखाते हैं। यानी प्रकाशीय केंद्र से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो ये जो है इतनी टॉपिक जो इसमें लेंस से संबंधित जो है शब्दावली, इसको क्लियर करके आपको रखना, तभी जो है हम आप किरण आरेख खींचने में ये हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे किरण आरेख बनाने के लिए कुछ जो है नियम होते हैं, दोनों लेंस के लिए हम साथ में देखते चलेंगे। पहला जो है बोला गया है, यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारे पास जो है उत्तल लेंस है। अब यहां पर क्या है, मेरा प्रकाशीय केंद्र O होगा, इधर पर जो है
इधर देखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा F1 या F2 ले लेते हैं इधर, और ये हो गया मेरा C2। अच्छा, उत्तल लेंस में इधर क्या हो जाता है F1 और ये हो गया मेरा C1। अब यहां पर क्या बोला गया है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जैसे कोई किरण है, ये मेरा हो गया इसमें व्यास, यदि कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद ये कहां से जाएगी, तो मुख्य फोकस से जाएगी। ये हो गया इसका पहला नियम उत्तल लेंस के लिए। यदि जो है अवतल लेंस में बात करें, तो अवतल लेंस में मेरा ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O, इधर हो गया मेरा F2 और ये हो जाएगा मेरा C2। इधर की बात करें तो ये मेरा हो जाएगा F1 और यहां हो जाएगा C1। तो ये जो है बोला गया है, इसमें जो है मेरा ये हो गया द्वारक। तो यहां जो बोला गया मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो अपवर्तन के पश्चात ये जो फैलाता है प्रकाश को, ही क्या करेगा, फैलाएगा। लेकिन ये हमें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आकर के मिल रहा है, तो जहां आकर के मिलेगा, यानी जो है बोला गया है कि इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो हमें जो है मुख्य फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी। कहां पे, अवतल लेंस में। लेकिन उत्तल लेंस में क्या बोला गया कि ये मुख्य फोकस से जाएगी और यहां पर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट। अगला पॉइंट में हम देखते हैं कि बोला गया उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। यहां पर जो है ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, ये हो गया मेरा F2 और ये हो गया C2। इधर की बात करें तो ये है F1, ये हो गया C1। यहां पे जो है बोला गया है कि मुख्य फोकस से आएगी, मुख्य फोकस से आने के बाद ये जो है अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये हो गया उत्तल लेंस में। वही अवतल लेंस की बात करें तो ये जो है O हो गया इधर, इधर हो गया ये F2 और ये हो गया C2, इधर हो गया ये F1 और ये हो गया मेरा C1। ठीक है, इसमें जो है बोला गया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रतीत होगी। ये जो है ये प्रतीत होगी, तो अपवर्तन के पश्चात जो है कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये होता है अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में और ये अवतल दर्पण में। तो ये 4 पॉइंट। आगे का पॉइंट है कि यदि कोई प्रकाशीय केंद्र से जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद वो किरणें सीधे चली जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। ये हो गया मेरा प्रकाशीय केंद्र O, इधर F1 और ये हो गया C1। इधर हो जाएगा मेरा F2 और ये C2। बोला गया प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद वो किरणें क्या हो जाती है, सीधी चली जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। यहां भी हो जाएगा, ये होगा प्रकाशीय केंद्र, यहां से जो प्रकाश जाएगी वो क्या होगी, सीधी गुजर जाएगी। ये हो गया F2 और ये C2, F1 C1। तो ये जो है 5 पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि यदि जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाएगी, अवतल और उत्तल दोनों में। अब उत्तल में, अवतल में जो है यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है उत्तल के लिए कि यदि जो है मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी अपवर्तन के पश्चात। और वही जो अवतल लेंस में जो है मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। और तीसरा ये है कि यदि प्रकाशीय केंद्र से आ रही है तो चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में सीधे जो है गुजर जाती है, उसमें जो कोई जो है विचलित नहीं होती है वो। बाकी जो इसी की मदद से जो हम इसका किरण आरेख खींचेंगे उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होते हैं और अवतल लेंस में 2 कंडीशन होते हैं। यानी कहाँ जो है बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साइज क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, ये सब के बारे में हम किरण आरेख खींचेंगे। इसमें टोटल 6 कंडीशन है, 6 को हम देखेंगे बारी बारी से। पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 कंडीशन होते हैं उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस के लिए 2 कंडीशन है। चलिए इसको जो है देखते हैं। जब पहला क्या बोला गया इसमें कि हमें जो है वस्तु को कहां रखना है, अनंत पे। तो इसमें जो है ये है उत्तल लेंस, सबका इसका नाम दे देते हैं पहले। ये हो गया मेरा प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F2 और ये हो गया C2, ये हो गया F1 और ये हो गया C1। अब जो है ये हो गया मेरा द्वारक। अच्छा, वस्तु कहां से आ रही, वस्तु को कहां रखे हैं, अनंत पे, तो अनंत से आएगी। अनंत से
अच्छा, अनंत से आने के बाद जो है कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती तो पहला नियम क्या था कि कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। ये भी मुख्य फोकस से, ये हो गया मुख्य फोकस। ये यानी जो है मेन रूप से देखा जाए तो सब एक दूसरे को कहां काट रहा, मुख्य फोकस पे, यानी इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। और उसका साइज कैसा होगा, बिंदु साइज। और उसका जो प्रकृति की बात करें तो वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। देखिए, अनंत पे रहने के बाद प्रतिबिंब कहां बना, फोकस F2 पर। उसका साइज कैसा था, छोटा एकदम बिंदु आकार। और उसका जो है प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ये हो गया पहला। दूसरा बोला गया कहां रखना है, 2F1 से परे, यानी अनंत और 2F1 के बीच में। इसमें जो है ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया मेरा F2 और ये हो गया C2। यहां से ये हो गया F1 और ये हो गया C1। वस्तु को कहां रखना है, C1 से परे, यानी अनंत और C1 के बीच में। मान चलिए हम यहां पे रख देते हैं वस्तु को। अब यहां से रहने के बाद इसका जो है किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। ये चला गया मुख्य फोकस से। उसके बाद जो है यदि कोई प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो वो सीधा निकल जाती है। ये चला गया, यानी ये इधर से गया और ये इधर से। तो यहां पर जो है बना कहां पे प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब ये बना, यानी कहां पे बना, F2 और C2 के बीच में। और उसका साइज कैसा है, तो वस्तु से छोटा है। और प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा। तो दूसरा कंडीशन में ये निकल के आया मेरा, यदि हम 2F1 से परे रखते हैं तो F2 और 2F2 जिसे हम C2 भी बोलते हैं के बीच में बनता है प्रतिबिंब। साइज होगा छोटा और उसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। तीसरा में बोला गया कि हमें कहां रखना है, F1 पर रखना है। इसमें रखेंगे F1 पर। ये हो गया O प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F2 और ये हो गया C2। ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया C1। वस्तु को कहां रखना है, C1 पर। C1 पर रखने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, जिसमें वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये चला गया। उसके बाद यदि कोई जो है प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो ये जो है लगभग जो है, एक मिनट, इसको पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये यहां पर बनेगा, यानी जो देखा जाए तो ये C2 पर बनेगा। यानी C1 पर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C2 पर। और जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। यानी उसका साइज कैसा हो गया, वस्तु के साइज के बराबर, यानी बिंब के साइज के समान, यानी समान आकार हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। समान साइज, यानी जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। उसका प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा ही होगा उत्तल लेंस में। अगला जो बोला गया वो रखना है F1 और 2F1 के बीच में। इसमें जो है F1 और 2F1 के बीच में, ये हो गया O, F1, इसी को बोलते हैं 2F1 या C1 बोलते हैं। ये हो गया इधर F2, ये हो गया C2। अब हमें रखना है, यहां पर रख दिए थे, अब F1 और C1 के बीच में, यानी यहां पे रखना है। ये जो है अपवर्तन के पश्चात जाएगी कहां से, मुख्य फोकस से। ये हो गया। उसके बाद यदि जो है कोई मुख्य फोकस से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो ये यहां पे चला जाएगा, यानी जो है इधर बनेगा। यानी कहां बन गया, C2 से परे। यानी हम वस्तु को रखते हैं C1 और F1 के बीच में तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, C2 से परे। और उसका साइज कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, यानी वस्तु के साइज से बड़ा होगा। और उसका प्रकृति एवं वास्तविक एवं उल्टा ही होगा। इसमें देखिए कि यदि हम रखते हैं कहां, F1 और 2F1 के बीच में तो बनता है 2F2 से परे, यानी 2F1 के बाद उसका साइज कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। और उसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। पांचवा कंडीशन है कि यदि हम फोकस पे रखेंगे, यानी F1 पे रखना है, F1 पे रखते हैं, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये F2 और ये हो गया C2। ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया C1। हमें जो है कहां रखना है, F1 पर। F1 पे रखेंगे। ये जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। उसके बाद ये चली गई। उसके बाद जो प्रकाशीय केंद्र से जाती है वो सीधा निकल जाती है।
यानी ये दोनों कहाँ मिलेगा, अनंत पे जाकर के, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे जाकर के। और कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वस्तु से काफी बड़ा, जिसे विवर्धित भी बोलते हैं। तो ये हो गया, यानी कि जब हम F1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। साइज कैसा होगा, तो वस्तु से काफी बड़ा होगा, प्रकृति वही होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अंत में जो हम रखेंगे वो F1 और O के बीच में रखना है, यानी यहां पर जो है ले लें, यहां पर प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया मेरा C1, इधर हो गया मेरा F2 और ये हो गया मेरा C2। हमें कहाँ रखना, F1 और O के बीच में, इधर रखना है। यानी वस्तु की स्थिति को ना हम धीरे धीरे जो है दाहिना साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, ये जो है पहला तो वही नियम रहेगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो ये कहाँ से चला जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, वो जिधर जो है वस्तु रहेगा उधर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि हम लेंस के एकदम काफी नजदीक वस्तु को रख दिए है ना। तो यहां से जो है यदि हम इसमें कंडीशन देखें तो ये बनेगा इसका प्रतिबिंब, और वस्तु से काफी बड़ा, यानी जिधर वस्तु होगा उतना ही उधर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जो है वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, और इसका साइज जो हो जाएगा आभासी और सीधा हो जाएगा अंतिम में, क्योंकि जो है ये मेरे पास जो है उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में जो देखिएगा, ये जो है देखने पर जो है काफी जो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे काफी बड़ा है, क्योंकि हमने वस्तु को क्या रखा, यानी जो है बिंब है उसको जो काफी नजदीक कर दिया लेंस से, जिस वजह जिधर जो है वस्तु है उधर ही इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। और जितना बड़ा वस्तु है उससे काफी बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ये सीधा और आभासी बनेगा उत्तल लेंस में। बाकी जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो वास्तविक एवं उल्टा बन रहे थे। तो ये हमने देख लिया, ये उसका 6 वो कंडीशन है कि यदि हम जो है अनंत पे रखते हैं तो मुख्य फोकस पे बनेगा। यदि हम अनंत यानी 2F1 से परे रखते हैं तो मेरा जो है बनेगा कहाँ, F1 और 2F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। उसके बाद उसका जो जितना भी प्रकृति होगा, शुरू से 5 कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और जो छठा कंडीशन होगा, यानी जिस तरफ हम वस्तु को रख रहे थे उधर ही उसका प्रतिबिंब बन रहा था, तो वो आभासी एवं सीधा हो जाएगा। तो उसका 6 वो कंडीशन का इसका ये डायग्राम है, उसका ये किरण आरेख है। बाकी अब अवतल लेंस में समझते हैं। अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन, यानी 2 ही जगह हम वस्तु को रख सकते हैं, एक अनंत पर और एक जो है अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। इसमें है अनंत पर और अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। उसके लिए भी समझ लेते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया मेरे पास अवतल लेंस है, ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र O, इधर हो गया इसका F2, ये हो गया C2। इधर की बात करें तो ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया C1। जब अनंत पे रखने के बाद ये वस्तु जो है इसका किरण ऐसे आएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये जो है फैलाता है, इधर जाएगा, ये भी आएगा इधर से, ये भी क्या कर देगा, फैलाएगा। लेकिन हमें लगेगा ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिल रहा है। मिलेगा कहाँ पे, तो मुख्य फोकस पे। तो पहला कंडीशन ये निकल के आया कि यदि हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर, और उसका साइज कैसा होगा, बिंदु साइज। और इसमें जो है प्रकृति उसकी बात करें तो प्रकृति आभासी एवं सीधा, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें जो है हम कहाँ रखेंगे, अनंत और O के बीच में कहीं भी रख देंगे। यानी ये मेरा हो गया O प्रकाशीय केंद्र, इधर हो गया मेरा F2 और ये हो गया C2, इधर हो गया मेरा F1, ये हो गया C1। अब जो कहीं पे रख देंगे O और अनंत के बीच में, यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को। यहाँ पर रखने के बाद पहला जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ये ऐसे करके फैलेगा और ये आती हुई कहां से प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से, ये होगा। और यदि कोई प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो ये सीधा निकलेगी, ये हो गया। यानी एक दूसरे को काटा कहां, तो यहाँ पे, यानी कि हम देख रहे हैं F1 और O के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा और वो सीधा और आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। उसकी प्रकृति हो गई सीधा और आभासी, वस्तु है इस तरीके से, वस्तु उसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। और उसका जो स्थिति कहाँ होगा, तो F1 और O के बीच में। साइज की बात करें तो जितना बड़ा वस्तु होगा उससे छोटा बनेगा। यहाँ पे हो गया उसका साइज छोटा, आभासी तथा सीधा उसका प्रकृति, और F1 और O के बीच में उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था उसका किरण आरेख। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी यदि हम देखते हैं तो यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये होगा प्लस, पॉजिटिव। नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। इधर जो है दाहिना साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और बायां साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ये चीजें आपको रखने क्लियर। जैसे देखिए ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और इधर जो है नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इधर जाएंगे तो धनात्मक यानी पॉजिटिव और जब बाएं साइड जाएंगे तो
ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। अच्छा, इसकी दूरी जो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में इसकी दूरी कहां से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम इधर लेते हैं, ये होता है ना f2 और ये c2, तो इधर हम जा रहे हैं तो इधर के लिए हम क्या लेंगे? धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी वो लेना हमेशा प्लस में, और जो है अवतल लेंस में जो फोकस दूरी लेना है वो ऋणात्मक, क्योंकि इधर होगा ना एक f1 और ये होता है c1। तो f1 हमें इधर आना है, इधर आते हैं अवतल लेंस में, इधर आने के कारण हमें इसमें क्या लेना? नेगेटिव लेना। तो वस्तु जो है, और वस्तु की स्थिति तो फिक्स कर दी गई है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, वो हमेशा जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु हमें जो है बायां साइड ही रखना है। तो बायां साइड ही रखेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा जो है नेगेटिव ही होगा, और यदि ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो धनात्मक, नीचे की ओर बनेगा तो ऋणात्मक। ये चीजें इसको जो लेंस, इसको बोलते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कहां पर हम प्लस लेंगे, कहां पर माइनस लेंगे, ये दो तीन चीजें आपको क्लियर रखनी है। ये है लेंस सूत्र, इसको आपको याद रखना है। जैसे दर्पण सूत्र बताए थे, दर्पण सूत्र में क्या था कि 1/v था, 1/v प्लस 1/u, लेकिन इसमें क्या हो जाता? माइनस हो जाता, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे बोलते हैं लेंस सूत्र। तो ये हो गया लेंस सूत्र, ये जो है हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में ये हेल्प करेगा, मदद करेगा। एक तरह से ये फॉर्मूला है, इसको प्रूव्ड करने के लिए एक अलग वीडियो आएगा, है ना, जिसमें जो है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को भी हम सिद्ध करके बताएंगे। आवर्धन, आवर्धन जो है बताता है कि कोई भी जो है प्रतिबिंब वस्तु से बिंब से कितना बड़ा बन रहा है, वो हमें जो है बताता है, उसी कहते हैं आवर्धन। गोलीय दर्पण, सॉरी दर्पण लिखा गया, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन या सापेक्षिक विस्तार है कि जिससे ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, यानी जो प्रतिबिंब जो है बन रहा है वो जो है बिंब से यानी वस्तु से कितना गुना बढ़ रहा है, उसको ही बोलते हैं क्या? आवर्धन। आवर्धन को m से दिखाते हैं, जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे h डैश लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई जिसमें h, ये दोनों के अनुपात को बताता है। लेंस द्वारा उत्पन्न या निर्मित आवर्धन m प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी निम्नांकित तरह से संबंधित होता है। जैसे m बराबर v, प्रतिबिंब की दूरी को ऊपर रखेंगे और बिंब की दूरी को नीचे, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं और जो है बिंब की दूरी को u से। अच्छा, यहां पर बोलेंगे कि m जो है एक कब होगा, m का मान एक कब होगा? तो यहां देखिए, यदि हम h डैश और h दोनों का मान बराबर आ जाए, यानी यहां ऊपर भी जितना h डैश रखेंगे h दोनों रख देंगे, दोनों में यदि एक एक रख देंगे तो m का मान क्या आ जाएगा? 1। यानी हम यहाँ पे बोलेंगे यदि h डैश बराबर हो जाए किसका? h का, तो m का मान क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, m जो है 1 से छोटा कब होगा? तो 1 से छोटा कब होगा? यदि h डैश छोटा हो जाए किससे? h से, यानी जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो जो है छोटा हो जाए किससे? वस्तु से, तो m का मान क्या हो जाएगा? छोटा, 1 से। यदि m का मान 1 से बड़ा कब होगा? तो h डैश बोलेंगे, यदि h डैश यानी प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा किससे? बिंब की साइज से, तो मेरा m का मान क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा आ जाएगा। तो ये जो है छोटी छोटी जो है पॉइंट है आपको क्लियर रखनी है। ये हो गया आवर्धन। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता से कहने का मतलब है कि पावर, यानी जो है वो जो है प्रकाश की किरण को कितना मोड़ रहा है, कितना फैला रहा है, उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसको जो है लेंस की क्षमता यानी पावर p से दिखाते हैं। ये ना फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/f, यानी जो है f का मान बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, पावर घटेगा, और पावर का मान बढ़ाएंगे तो f घटेगा। ये हमेशा मीटर में लेना, फोकस दूरी जो हमेशा लिया जाता है इसमें मीटर में, ठीक है। तो ये 1/मीटर कर देंगे, 1 मीटर, तो वो मेरा निकल के आएगा लेंस की क्षमता। जैसे कि एक ही जो है हम बहुत सारे लेंस रख दिए, उत्तल लेंस रख दिए, फिर जो अवतल लेंस रख दिए, बहुत सारे उत्तल लेंस, फिर हम यहाँ से प्रकाश दे रहे हैं तो ये कितना मोड़ रहा है, कितना फैला रहा है, तो ये दिखाता क्या? उसके पावर को दिखाता, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। बाकी यही सब था, इसमें पूरा क्लियर हुआ आज ये टॉपिक, इसमें जो है हम देखे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में परावर्तन के बारे में देखे थे, इसमें गोलीय लेंस से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उसको क्लियर किए। आवर्धन वगैरह, लेंस सूत्र वगैरह सब हो गया। लेंस सूत्र को प्रूव करने के लिए एक अलग वीडियो, और दर्पण सूत्र के लिए प्रूव करने के लिए भी एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि उसमें लंबा चलेगा तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बाकी एक अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर को, नए टॉपिक को लेकर के, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।